एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम आगम की अवधारणा चैप्टर नंबर 9 है, उसके भाग 2 की बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में आगम वक्र किस प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, अल्पाधिकार ओलिगोपोली में आगम वक्र किस प्रकार के होंगे इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में आगम वक्रों का क्या महत्व होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में किस प्रकार के आगम वक्र होंगे। आगम वक्रों के बारे में जानकारी से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है। जैसा कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को देखा और एकाधिकार की विशेषताओं को देखा। पूर्ण प्रतियोगिता में जहां किसी वस्तु के काफी विक्रेता होते हैं और वहीं एकाधिकार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता इन दोनों के मध्य की स्थिति मानी जा सकती है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति होती है। अर्थात इसमें बहुत सारे विक्रेताओं के स्थान पर कुछ विक्रेता होते हैं। वस्तु समरूप नहीं पाई जाती, उसमें वस्तु विभेद देखा जाता है। इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार बता सकते हैं। पहली विशेषता, इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। कम किससे कम? पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम, लेकिन एकाधिकार से ज्यादा होगी। दूसरा, इस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात समरूप वस्तु नहीं पाई जाती, वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। और इस अंतर के लिए आधार किसको बनाते हैं? उनकी पैकिंग को, उनके ब्रांड नाम को, उनकी गुणवत्ता को, उत्पादक द्वारा विक्रय शैली को, इनके आधार पर वस्तु विभेद देखा जा सकता है। तीसरी जो विशेष बात है इसमें जो वस्तु की मांग होती है वो कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अधिक संवेदनशील का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन वस्तु की मांग पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए इसके जो मांग वक्र होंगे हम देखेंगे वो इकाई से अधिक लोचदार प्रवृत्ति के देखे जाएंगे। चौथी विशेषता होती है, इसमें कुछ फर्में परस्पर अपनी वस्तु की बिक्री को अधिकतम बनाने के लिए परस्पर प्रतियोगिता करती रहती हैं। कि कुछ ही फर्में होती हैं और प्रत्येक फर्म ये चाहती है कि उसकी वस्तु की बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो, इसी के लिए वो वस्तु विभेद को अपनाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन चारों विशेषताओं को लेकर चलें तो हम औसत आगम और सीमांत आगम एवं कुल आगम की स्थिति को इस बाजार में निम्न सारणी की सहायता से समझा सकते हैं। वही पहले की तरह हमारे पास 4 कॉलम है। पहले कॉलम में बिक्री की मात्रा Q, दूसरे कॉलम में औसत आगम AR, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यही वस्तु की कीमत को भी बताती है। तीसरे कॉलम में कुल आगम टोटल रेवेन्यू TR और चौथे कॉलम में सीमांत आगम MR। पहले कॉलम के आधार पर बात करें, जब फर्म द्वारा वस्तु की एक इकाई बेची जा रही है उस समय वस्तु की कीमत या उसका औसत आगम 10 रुपए हमने माना है। तो ऐसी स्थिति में कुल आगम कितना हो जाएगा? क्योंकि पूर्व में आप अध्ययन कर चुके हैं, अब आसानी से आप बताने की स्थिति में है। तो यहाँ 10 गुणा 1 10, ये हमारा कुल आगम होगा। और सीमांत आगम भी कितना होगा? 10 ही होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। जब बिक्री की मात्रा 2 इकाई है तो कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है? कीमत में 10 से घट करके 9 रह गई। अर्थात यहाँ पर वस्तु की मांग कीमत के प्रति संवेदनशील है। कीमत में कुछ कमी हुई लेकिन मांग बढ़ जाती है। कुल आगम कितना हो जाएगा? 9 गुणा 2 18। और सीमांत आगम की बात करेंगे तो 18 में से 10 को घटा देंगे, हमारे पास कितना मान आ जाएगा? 8 रुपए। इसी प्रकार से जब फर्म द्वारा वस्तु की कीमत में और कमी की जाती है, 8 इकाई कर दी जाती, 8 रुपए कर दी जाती है, उस समय जो बिक्री की मात्रा है बढ़ करके 3 इकाई हो जाती है। कुल आगम भी बढ़ जाता है, 24 रुपए हो जाता है। लेकिन सीमांत आगम नहीं बढ़ता, सीमांत आगम लगातार कम होता जाता है। देख रहे हैं आप, 8 से घट करके 6 रह जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कुल आगम एक बिंदु तक बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है और उस अधिकतम बिंदु पर
सीमांत आगम MR का मान हमारा 0 हो जाता है। यदि इसके बाद भी फर्म बिक्री करती है, कीमत में और कमी करती है, तो सीमांत आगम हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। इन सारी स्थितियों को हम एक रेखा चित्र की सहायता से और स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं पूर्व की तरह ही हमारे पास दो अक्ष हैं, OX और OY। OX अक्ष पर क्या लिया है हमने, बिक्री की मात्रा Q को दर्शाया गया है, जो 1 से लेकर 7 तक हमारे पास इकाइयां हैं। इसी प्रकार से Y अक्ष पर औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम को व्यक्त किया गया है। सबसे पहले हमने वक्र बनाया है कुल आगम का, किसके साथ में, वस्तु की बिक्री की मात्रा के साथ साथ में। आप जब इन बिंदुओं को अंकित करते जाते हैं और इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो रेखा चित्र के अनुसार जो TR वक्र दर्शाया गया है उस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होती है। इसमें दो बिंदुओं पर आप देख रहे हैं कि TR वक्र X अक्ष के समानांतर की स्थिति में आ जाता है। इसमें जो लास्ट वाला बिंदु है ये बताता है कि यहाँ पर आकर के TR का मान अधिकतम हो जाता है। और वो अधिकतम कब होता है, जब वस्तु की बिक्री मात्रा 6 इकाई होती है, अर्थात जब Q का मान 6 है उस समय जो TR का मान है वो अधिकतम हो जाता है, जो कि 30 के बराबर होता है, जिसको हमने डैश डैश की लाइन के द्वारा भी व्यक्त किया है। इसके बाद AR वक्र बनाया गया है। AR वक्र कैसे बनाया है, AR के मान और उसके संगत बिक्री की मात्रा Q के मानों को दर्शाया गया है। इस वक्र को आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, लेकिन इसके गिरने की दर एकाधिकार बाजार की तुलना में कम होती है। अर्थात ऐसी स्थिति में जो यदि मांग के लोच की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, इकाई से अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति होती है। क्यों, क्योंकि जो AR वक्र है वही फर्म के लिए मांग वक्र का भी काम करता है। इसी प्रकार से जब हम सीमांत आगम MR वक्र की बात करें तो MR वक्र और बिक्री की मात्रा को जब दर्शाते हैं रेखा चित्र के द्वारा तो हमें उसी प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, लेकिन यह वक्र AR वक्र के नीचे स्थित होता है, तेजी से गिरता है, लेकिन 6 इकाई पर आकर के ये क्या करता है, X अक्ष को काट जाता है और इसके बाद इसका मान ऋणात्मक की स्थिति में चला जाता है। तो जब इसका मान 0 पर होता है उस समय आप देख रहे हैं TR का मान 30 इकाई पर सर्वाधिक होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार है उसमें फर्म के लिए AR और MR वक्र दोनों ही ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, लेकिन इनकी जो लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। और जो इसमें मुख्य बात थी वो थी कि जिस बिंदु पर हमारा TR अधिकतम होगा उस पर MR का मान कैसा होगा, 0 होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं दूसरे बाजार की, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि एक बाजार की ये विशेष स्थिति है और इसमें जो मांग वक्र होते हैं या इसको हम कहें AR वक्र होता है वो किंक्ड डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है, अर्थात विकुंचित मांग वक्र। एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें कि अल्पाधिकार होता क्या है। वास्तव में ये अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक विशिष्ट प्रकार होता है और इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें वस्तु विशेष के जो विक्रेता होते हैं या उत्पादक होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम का तात्पर्य क्या लगाएंगे आप यहाँ, अर्थात विक्रेताओं की संख्या 2 से ज्यादा। अगर 2 होती तो क्या हो जाता, वो द्वैधिकार बाजार हो जाता है। तो वो 2 नहीं होगी, 2 से ज्यादा होगी, 5, 6 या 7, 8 विक्रेताओं तक जा सकती है केवल, और सामान्यतः 4-5 विक्रेता ऐसे बाजार में पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विक्रेता उद्योग के कुल उत्पादन के एक बड़े भाग का उत्पादन करता है। इसलिए कीमत स्तर में ये जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं इनके आधार पर कीमतें कम या ज्यादा होती रहती हैं और कीमतों में अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि प्रत्येक फर्म के व्यवहार के बारे में दूसरी फर्म पक्के रूप से कुछ भी नहीं कह सकती और कीमतों में अनिश्चितता के कारण ही जो इसका मांग वक्र बनता है या AR वक्र बनता है उसमें विकुंचन पैदा हो जाता है। अर्थात कीमत में जो अनिश्चितता थी उसके लिए एक नया नाम दिया था कीमत दृढ़ता, प्राइस रिजिडिटी, और इसी के कारण मांग वक्र में विकुंचन पैदा हो जाता है
और जो मांग वक्र में विकुंचन पैदा हो जाता है उसके लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं पॉल एम स्वीजी। इन्होंने विकुंचित मांग वक्र किंकड डिमांड कर्व का नाम दिया है। आपको ये नाम याद भी रखना है क्योंकि प्रश्न पत्र की दृष्टि से नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि विकुंचित मांग वक्र किसकी अवधारणा है, तो आपको बताना है पॉल एम स्वीजी की अवधारणा है। और फर्म के लिए चूंकि एआर वक्र ही मांग वक्र का काम करता है, इसीलिए जो विकुंचित मांग वक्र है वो इस बाजार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम एक रेखा चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। रेखा चित्र में आप देखें ध्यान से, दो अक्ष वही उसी प्रकार से हैं। ओ एक्स अक्ष पर बिक्री की मात्रा है Q है, ओ वाई अक्ष पर AR और MR को दर्शाया गया है, और नीचे चूंकि ऋणात्मक मान MR का आता है इसलिए OY1 या OY' अक्ष भी लिया गया है। आप सबसे पहले AR वक्र की संरचना को समझें। आप प्रारंभ में ये वक्र ऊपर से नीचे K बिंदु तक गिरा है, लेकिन K बिंदु पर आकर के बाजार की अनिश्चितता के कारण और इसको क्या कहा था हमने, कीमत परिदृढ़ता या कीमत दृढ़ता, प्राइस रिजिडिटी के कारण यहाँ पर इसमें विकुंचन पैदा हो जाता है जिसको किंकड कहा जाता है। और विकुंचन पैदा होने के कारण ये वक्र तेजी से नीचे की ओर गिरने लग जाता है। ये पॉल एम स्वीजी ने इस अवधारणा को स्पष्ट किया था। इसी के आधार पर जब हम MR वक्र का निर्माण करते हैं तो आप देख रहे हैं कि N बिंदु से M बिंदु तक तो ये वक्र गिर रहा है नीचे की ओर। उसके बाद इस वक्र में एक गैप पैदा हो जाता है, और इस गैप पैदा होने के बाद में फिर ये एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, काटता है, और उसके बाद फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लग जाता है। यहाँ पर जो ओपी कीमत है, ये ओपी कीमत परिदृढ़ता की स्थिति को बताती है, अर्थात इस कीमत पर सीमांत लागत में चाहे कितनी भी वृद्धि हो जाए वस्तु की कीमत ओपी पर ही बनी रहती है। इसी विकुंचन के कारण जो MR वक्र में जो M और S दो बिंदु हैं इनके बीच में गैप पैदा होता है। तो इस वक्र को आप ध्यान से समझें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब बात करते हैं कि आगम वक्र जो है हमारे, इनका महत्व क्या है। सबसे पहली बात है कि जो कीमत विश्लेषण होता है उसमें औसत आगम और सीमांत आगम की अवधारणाएं महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। दूसरी बात, किसी भी फर्म की यदि हम आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति का आकलन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए औसत आगम और औसत लागत का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि यदि फर्म के लिए औसत आगम और औसत लागत का मान बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। और यदि आप अत्यधिक लाभ की बात करेंगे तो वहां स्थिति क्या हो जाएगी, वहां स्थिति जाएगी AR ग्रेटर देन AC, अर्थात औसत आगम का मान औसत लागत से ज्यादा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, यहाँ हमने लिखा है कि AR बराबर AC, इसको सामान्य लाभ कैसे, जब उसके लिए औसत आगम और औसत लागत दोनों ही बराबर है तो सामान्य लाभ कैसे प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जो औसत लागत का आकलन किया जाता है उसमें लाभ की कुछ मात्रा पहले से ही जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इन दोनों के बराबर होने पर ही फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तीसरी बात, जब फर्म का हम संतुलन अवस्था ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्रों का उपयोग किया जाता है, जिसको हम अगले चैप्टरों में देखेंगे कि कैसे एक फर्म संतुलन अवस्था में आती है। और उस फर्म की जब संतुलन अवस्था ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सीमांत आगम और सीमांत लागत का मान बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे लिए औसत आगम और औसत सीमांत आगम की अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी सहायता से हम आगे के चैप्टर्स में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आइए अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्नों को आपने देखा, इसमें लिख रखे हैं जो प्रश्न, इसमें जो महत्वपूर्ण है तीसरा प्रश्न जिसमें आप देखें कि निम्नलिखित समंकों से औसत आगम और सीमांत आगम का आकलन करें। यहाँ पर आपको संख्यात्मक मान दे रखे हैं, कुल बिक्री इकाइयों में और कुल आगम दे रखा है। अब आप सूत्रों की सहायता से औसत आगम और सीमांत आगम का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन में भी यही स्थिति है। यहाँ पर आपको औसत आगम का मान दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, कुल आगम और सीमांत आगम का आकलन आपको करना है।
शेष प्रश्न सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज हैं। थैंक यू।